In today's session of multimedia and animation technologies, we'll be again continuing with the same topic, project planning, under which we had already discussed about project planning, what actually project planning is, and we had a discussion for various steps that should be performed while project planning. कुछ steps थे जो हमने discuss किए थे project planning के. So the first one was identify project stakeholders that we are done with. हमें अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, उन सब का पता होना चाहिए. सबसे पहले हमने इस स्टेप में वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन है जो एसोसिएटेड रहेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ. So we had a deeper discussion for this, and afterwards we had discussed about identifying project goals and objectives. Actually we have to specify what the results should be, एंड रिजल्ट एंड सॉल्यूशन जो भी हम प्लान कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का वो क्या होगा. देन उसको करने के लिए हमें किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस टेक्निकल रिसोर्सेज पे या हार्डवेयर रिसोर्सेज पे हम काम करेंगे, मैन पावर कितनी चाहिए और कितने टाइम से कंप्लीट हो जाएगा. So this all has to be mentioned in this particular step. Then afterwards we have to identify project deliverables. Project deliverables क्या होते हैं? किसी भी स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट एट द एंड क्या रिजल्ट दे रहा है. इट कैन बी अ रिपोर्ट, इट कैन बी अ मिनट्स ऑफ मीटिंग, अ प्रोजेक्ट प्लान, प्रोग्रेस रिपोर्ट या अग्रीमेंट, कुछ भी जो भी हमारा प्रोजेक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में क्लाइंट्स को या स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द डिलीवरेबल. So इसमें tangible, non-tangible deliverables आ जाते हैं that we have discussed. Then afterwards we had started with this particular step, that is create the project schedule. Then after understanding and identifying the project deliverable, we have to create the project schedule. So what actually a project schedule is? बच्चे शेड्यूल क्या होता है? किसी भी चीज़ का कुछ टाइम स्पेन आइडेंटिफाई करना, कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी. सो शेड्यूल में हम यही चीज़ें मेंशन करते हैं बेसिकली. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, वी हैव टू लिस्ट all the activities and deliverables with their intended start and end date. कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, वो सारा कुछ हमें उसमें मेंशन करना होता है. इट्स लाइक अवर डेली शेड्यूल्स कि हम कितने से कितने ये काम करेंगे, कितने से कितने ये काम करेंगे. So in the same way we have to list all the activities, all the modules, all the deliverables, and the required time span for that, and thus provides a timeline for the entire project. So by creating a project schedule, we'll be more efficient in development of project, in project planning as well. We can fix a particular time span, जिस टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम वो टाइम प्लान कर सकते हैं. प्लस अगर हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो अच्छी तरह से प्लान हैं तो हम रिसोर्सेज भी प्लान कर सकते हैं और उससे अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है. सो ऑल दैट रिक्वायर्ड इन project scheduling is the perfect planning. So when we are working with a project schedule, uh, we will need to define activities based on your projects and deliverables, break those activities down into tasks, and estimate the time each task will take. Then we have to locate task dependencies and accommodates them in the schedule. हो सकता है कि हमारी टास्क या एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है जब हमने बनाई है, बट एक ही आउटपुट जो है देन इन अ वे इट इज रिक्वायर्ड बाय सम अदर एक्टिविटी, वो उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है कि एक एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होती वो दूसरी शुरू नहीं हो सकती. सो इस तरह से जब डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, so we have to accommodate those dependencies in the schedule as well.
या कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली ही चलते हैं। सो उन मॉड्यूल्स को भी हमें फिर साथ साथ ही प्लान करना पड़ता है। मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम करें। सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। देन वी हैव टू ऑल्सो असाइन ह्यूमन रिसोर्सेज टू दैट टास्क। अब वो जो भी एक्टिविटीज या टास्क करने हैं उस पर हमें लेबर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। सो उन टीम्स को अपॉइंट करना होता है जो वो टास्क कर सकें, और वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में उसको भी हम प्लान करते हैं। Then afterwards, there are the various practices that can be done for project scheduling. Project scheduling हम करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। The one is use padding. Most people here tends to underestimate how long an activity will take to do. So if you can estimate by how much time or how much team members have underestimated the effort of their task, you can balance the missing time in the schedule. So although sometimes thrown upon padding can be a simple trick to come to more accurate schedules. So what actually padding is about? आपने कुछ एस्टिमेट किया था कि एक एक्टिविटी लेट से आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे, बट आपकी जो टीम है, टीम मेंबर्स है, दे आर क्वाइट एफिशिएंट, उन्होंने 3 दिन में या 4 दिन में वो खत्म कर ली। तो बाकी टाइम जो है, बाकी ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन की या 2 दिन की हमारी वेस्ट हो गई है ना, बिकॉज वी हैव प्लान फॉर 6 लॉन्ग डेज और 7 लॉन्ग डेज। सो इस जो स्पैन हमारा अनयूज्ड जा रहा है टाइम का, वो जो 2-3 दिन हमारे वेस्टेड हैं या जिसमें हमने कुछ शेड्यूल नहीं किया हुआ, हम उनको यूज कर सकते हैं, उन टाइम स्लॉट्स को यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि या तो हम शेड्यूलिंग प्रीपोन कर देंगे, या हमारे जो रैंडम टास्क हैं, जो हमारे हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाते हैं, उनको हम अकोमोडेट करेंगे उन पेडिंग टाइम में। सो दिस वे वी कैन यूटिलाइज द टाइम इन मोर बेटर वे। So next we are having is identify risk. During the life cycle of project, many accomplishment can occur and many complications can arise. So sudden changes in business environment, new technologies, let's say, and many other things can lead to delay or disruptions. So conducting a proper risk analysis at the beginning of project planning a process will ensure that these risks aren't completely foreseen and help you prepare for them as the best possible. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जब भी कोई भी सी बिजनेस में या किसी भी आप काम में कोई भी रिस्क जो है वो हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो हमें प्री प्लान लेना चाहिए कि अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा, सो अगर उस टाइम पे ये चीज ये रिस्क आ भी गया, तो हम विल गो फॉर प्लान बी। वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड वी कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ रिस्क ऑन साइड बाय साइड बेसिस। सो लेट्स से कि अगर आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम, उसका अगर कोई एडवांस वर्जन आ गया, सो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है, जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम अपर वर्जन पे कन्वर्ट कर सकें। सो देयर मस्ट ऑलवेज बी अ loophole to overcome all kind of risk, and we have to identify and plan accordingly. And second thing we are having here is manage unexpectations. So it is important to ensure that leadership has realistic expectations about project scope. सी लेट्स से आपने डिसाइड किया था कि आपका प्रोजेक्ट 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एनी रीज़न कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ गई हैं कि आपका टाइम डिले हो गया, यू नीड 1 more week टू कंप्लीट। सो आपके पास इस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए कि अगर आपको एक हफ्ता एडिशनल भी चाहिए, सो आप वो कर सके फुलफिल।
लेट्स से आपने टैग डिलीवरी टाइम जो था उससे ऑलरेडी आप 10 दिन कम का स्लॉट लेके प्लान कर रहे हो, ताकि आपको अगर डिले करना भी पड़ा, स्टिल यू हैव अ बफर टाइम, आप एक हफ्ता उसमें से अपना यूज कर सकते हो. सो यू हैव टू मैनेज द थिंग अकॉर्डिंगली विद ऑल द perspectives. Apart from this, we have spot bottlenecks quickly, and bottlenecks can here derail a project schedule if they aren't spotted quickly. So you are mm, you should therefore monitor work throughout the project's life cycle. So bottleneck here are what? So what bottlenecks are here basically means that if one project is depending for some information which will be ultimately generating by some other resource. So this way the dependencies, because of the dependencies the modules can halt, they may have to face the delays. So we have to check for those delays and bottlenecks as and try to overcome and plan accordingly. Then afterwards, we have to create supporting plans. Supporting plans as in like your project plan needs to include all the information necessary to manage, monitor and complete the project successfully. So for that you have to plan accordingly, and there are certain kind of documents usually include various supporting plans that cover various areas, as in scope management, resource management, requirement management, communication management, quality management, and then we have is project change management, procurement management, and then afterwards risk management. So all these plans can be included as in your supporting plans, so that they can be uh, they provide all the necessary information that is required to manage and monitor our project, so that we can complete our project well in time. So this is also a very crucial step that we must follow, and afterwards we are having outline of the project plan. So now that you know the contents of project plan, it's time to look at how the project plan in document is structured. So here is the outline, the project plan. आपने सब कुछ प्लान कर लिया हुआ है, अभी तक आपको स्टेक होल्डर्स का भी पता है. Then you have decided all the modules, you have done the analysis, आपने scope भी define कर लिया है, goals objectives भी define कर लिए हैं. Then you have defined for schedules, आपको बजट भी पता है कितने में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, किस चीज में कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए. Then you also have all the information in your supporting plans. So afterwards you have to generate a report. आपको अपने प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनानी होती है, जिसमें इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे. अ, और एट द एंड जब भी मैनेजमेंट या इसके स्टैक होल्डर्स जब भी इसको रेफर करेंगे, so they can easily get to know each and everything from one single report. So in this particular report you have to manage for your resources to be used, the schedules, your project work, what work you have done, and work is done by whom, which team member was appointed for that particular task. That detail should also be there, and roles and responsibilities of all should be mentioned very carefully. Then project goals should be mentioned, assumptions, the hypotheses, whatsoever you have assumed about the projects or the feasibilities while analysis. So all that you can mention here. Then constraints or future scope that also can be done.
मोर ओवर देयर कैन बी कम्युनिकेशन प्लान, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी या बाय ईमेल्स होगी, बाय मैसेंजर होगी। सो व्हाट सो एवर इज द अडेप्टिव वे, आप अपने स्टेक होल्डर से किस तरह से प्लान कर रहे हैं कम्युनिकेट करने का। So you can jot down here and also you can mention the minutes of meeting into this particular report. So this is all about project planning. So अभी तक इसमें बच्चे कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we are going to start with our one new topic. मैं प्रोजेक्ट शेड्यूल So let's start discussion with data compression. What actually data compression is? Data compression is a reduction in the number of bits needed to represent the data. यूजुअली आपने कंप्रेशन की भी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इमेज है, वीडियो है, उसको आप डेटा को या फोल्डर्स को कंप्रेस कर देते हो वाइल सेंडिंग। ठीक है, सो जब हम कंप्रेस करते हैं, सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज उसकी कुछ बिट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, सो दैट उसका स्टोरेज स्पेस जितनी उसको चाहिए वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, कम स्पेस में ही उतना डेटा हमारा आ जाए। प्लस अगर हमें ट्रांसफर करनी है फाइल, सो हम उसको लाइटन अप कर देते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स उसमें से हटा देते हैं, तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा कम टाइम में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंप्रेशन इज ऑल अबाउट। So while compressing data, what we are actually doing is we can save storage capacity, speed up file transfer, and decrease cost of storage hardware and network bandwidth. So how actually compression is being done? Compression हो कैसे रही है? So how it works, how compression works. Compression is performed by a program that uses a formula or algorithm to determine how to shrink the size of the particular data. So it is nothing but a formula or an algorithm that determines to shrink the size. एक particular data है या file है, उसका आपने size reduce करना है, so उसके लिए we have a software, we have an algorithm that is already designed and we can compress by using it. For instance, an algorithm may represent a string of bits or zeros or ones with a smaller string of zeros and ones. Let's say if I'm representing one string with 0011100001. So this is a little longer string. For while using compression, if I apply compression on this particular string, maybe the result is 1100. So this is the smaller string which is the result of compression. So by using a dictionary of the conversion between them, or the formula may insert in reference or pointer to a string of zeros or ones that the program has already seen. So compression can simply be done by choosing the algorithm or the software. एंड जब भी हमें कंप्रेशन करनी है हम किस कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली वी कैन कंप्रेस द टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट है, इट कैन बी कैरेक्टर, सिंबल्स, निमोनिक्स, व्हाटसोएवर इज देयर, वी कैन compress them. So the text compression can be as simple as removing all unneeded characters and inserting a single repeat character to indicate a string of repeated characters and substituting a smaller bit string for a frequent occurring of bit strings. So जब भी हम टेक्स्ट कंप्रेशन करते हैं, हमें जो कैरेक्टर्स नहीं चाहिए हम उनको वेव ऑफ कर देते हैं, उनको रिमूव करवा देते हैं, या जो कैरेक्टर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेट्स से एक डेटा है, एक डेटा में एक टेक्स्ट नोट है, उसमें मेरे पास डाइट वर्ड है, वो बहुत रेपिटेडली फ्रीक्वेंटली आ रहा है, सो मैं उसको डाइट को
पूरा स्पेल करने की बजाय मैं उसको एक सिंबल में असाइन कर दूंगी और उसको उसकी जो बिट स्ट्रिंग है उसको रिड्यूस कर दूंगी. सो दिस वे वी कैन कंप्रेस द डेटा. So data compression can reduce the text file to 50% of a significantly higher percentage of its original. So हम 50% तक एक particular text file को reduce कर सकते हैं इसी तरह से. And then for data compression, we can use it for data transmission also. Compression can be performed on the data content or on the entire transmission unit, including header data. So when transformation is sent or received by the internet, larger files either singly or with others as a part of archive file may be transmitted in a zip or gzip or other compression format. So usually you have used the zip formats. आप एक folder को zip कर देते हो, so उसकी rar file बन जाती है, आप easily उसको transfer कर पाते हो. सो बेसिकली क्या हो रहा है, वो फोल्डर है उसका साइज रिड्यूस हो गया है, वो लाइटर हो गया, आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. सो जब भी आपने डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे कंप्रेशन करनी है, तो यहाँ पे जो कंटेंट आपने सेंड करना है आप उस पर कंप्रेशन कर सकते हो. या जब भी ट्रांसमिशन पैकेट बनता है, ट्रांसमिशन जब भी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, सो वो पूरे के पूरे यूनिट को, पैकेट को आप रिड्यूस कर सकते हो, इंक्लूडिंग द ओवरहेड्स. जो भी पैकेट के नेटवर्किंग के ओवरहेड्स है उनको भी रिड्यूस करते हुए, सो दैट आपकी ट्रांसफर जो है वो इजीली हो जाए. Then we have why is data compression is important. So actually why it is important, as we have discussed, we need the data compression drastically decrease the amount of size of a particular file. So while storing a particular file in our storage systems, uh, uh, it will require lesser space, and we can utilize our storage devices and spaces in more efficient way. जब भी आप फाइल को कंप्रेस कर दोगे, उसको थोड़ी स्पेस चाहिए सेव होने के लिए. लेट्स से आपकी फाइल जो है वो 20 मेगाबाइट्स की थी, जिसको आपने कंप्रेस कर दिया, एंड इट 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 बिकम ऑफ 10 MB. एंड आप आपकी जो स्पेस यूज हो रही है वो 10 MB की स्पेस यूज हो रही है, और इस तरह से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स या ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी उतनी लिमिटेड स्पेस में. सो दिस इज व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. Moreover, a compression optimizes backup storage performance also, and has recently shown up in primary storage space reductions. So compression will be an important method of data reduction as data continuously grow exponentially. So when we are working with cloud systems, आप अगर लेट्स से आप जीमेल्स भी यूज करते हो, एंड नंबर ऑफ आपकी ईमेल्स जो है स्टोर्ड हैं, डेटा स्टोर्ड है, और गूगल सर्वर पे स्टोर्ड है. सो इतना डेटा, इतने बल्क ऑफ डेटा स्टोर करवा रहे हो आप सर्वर्स पे, सो वी मस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ पर्टिकुलर डेटा बिफोर वी आर स्टोरिंग और पुटिंग इट टू एनी सर्वर. सो ये चीजें बैकएंड पे होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं, हम मैनुअली नहीं कर रहे, इसलिए वी आर नॉट दैट मच अवेयर कि ये किस तरह से हो रही है, क्या मैकेनिज्म है. बट एक्चुअली वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक ऑफ कंप्रेशन एवरीवेयर, सो दैट अल्टीमेटली डेटा जो है डे बाय डे आपका बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. ठीक है, until and unless you manually have deleted it. So इतना डेटा स्टोर करवाने के लिए स्पेस तो उतनी है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले कंप्रेस कर दें, ताकि थोड़ी स्पेस में भी आपका डेटा सिक्योरली सेव हो जाए. एंड लेटर ऑन जब हम सर्वर्स पे ये चीज़ें थर्ड पार्टी सर्वर्स पे स्टोर करवा रहे हैं, वहाँ से कभी भी बैकअप भी ले सकते हैं. सो बैकअप डेटा जो है वो बल्क में होता है, तो वहाँ से इट्स बेटर कि हम उसको प्रिजर्व करें कंप्रेस करवा के. Then virtually any type of file can be compressed, but it's important to follow best practice when choosing which ones
to compress. For example, some files may already have compressed. So अगर already files compressed format में ही हैं, कुछ formats हैं जो ज़्यादा heavy नहीं है, already automatically वो compressed files ही formats ही generate कर रहा है आपकी application या software. So you don't have to compress it again over because it won't be working or it won't be worthy for that. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल्स को आपको कंप्रेस करवाने की ज़रूरत है और कौन सी फाइल्स को नहीं. सो दिस वे इट वर्क्स. Next we are having data compression methods, but I guess we are running short of time, so we'll be continue with this topic in our next session. So we'll discuss the various compression methods in our next session.